बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम अपना लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 27 would be given into the continuity of what we have discussed in our lecture number 26. Just to provide you with a quick reminder of what we have discussed in our lecture number 26, dear students, हमारा lecture number 26 primarily एनवायरनमेंट की भी डिस्कशन उसमें हुई, लेकिन वो हेल्थ मॉडल की डेवलपमेंट से पॉलिसी इशू से रिलेटेड था। जिस तरह हमने अपने लेक्चर नंबर 26 में पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में हेल्थ मॉडल के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट को, होस्ट के एस्पेक्ट को, एजेंट की एस्पेक्ट को, फिर कम्युनिटी साइकिल में कम्युनिटी व्हील के एस्पेक्ट को, और फिर हमने 4 मॉड्यूल्स पढ़े थे पॉलिसी की फॉर्मुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। उसमें हमने कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट का पर्सपेक्टिव पढ़ा था। उसी पर्टिकुलर अप्रोच को सामने रखते हुए हमारे आज के लेक्चर नंबर 27 का फोकस एनवायरमेंटल पॉलिसी पे होगा, पर्टिकुलरली जो दुनिया भर में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इसके हवाले से जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज डेवलप की गई हैं और उनकी बेसिस पे जो प्लानिंग की गई है, वो हमारे इस लेक्चर नंबर 27 में अंडर डिस्कशन आएगा। So dear students, as far as the objectives are concerned of this lecture number 27, it is about to make you all understand the cycle by which policy is established. Although मैंने ये पॉलिसी साइकिल आपको पहले भी डिस्क्राइब की है, हमने इस पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में भी डिस्कशन कर ली है, लेकिन आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी साइकिल के अंदर क्या क्या अहम पार्टनर हैं, क्या क्या अहम एक्टर्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो ना खाली अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं बल्कि उनका इन्फ्लुएंस स्टेक होल्डर्स की तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट पॉलिसी। हमारे आज की ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी साइकिल होगा फ्रॉम द एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव। Then it will help us follow the path of a bill through the legislature. हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर ये एनवायरमेंटल पॉलिसी है, ये हेल्थ पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई फिस्कल पॉलिसी है, या इवन ये एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है, तो पॉलिसी की सपोर्ट में, उसके बैकअप में जो हमने बिल पास कराना होता है लेजिस्लेचर से, उसको किस तरह किया जाता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्या वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस भी सजेस्ट की जाती हैं, अगर मॉडिफिकेशन सजेस्ट की जाती हैं उन पे डिबेट कैसे होती है, कोई एडिशन या डिलीशन अगर सजेस्ट की जाती है उसको इनकॉर्पोरेट करने का क्या तरीका है, इस सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एन अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टुडेज मीटिंग इन दिस टुडेज लेक्चर इज टू एक्सप्लोर the differences between civil, criminal and administrative law, particularly from the environmental law and planning process. Then we will inshallah try to develop some judgment or some understanding about the effectiveness of litigation, particularly in environmental issues.
So, dear students, another objective would be considering the reason that international treaties and global institutions have or otherwise have not been successful. Then, dear students, we will be appreciating the importance of wicked problem, resilience, and adaptive management in environmental planning. एनवायरमेंटल पॉलिसी के हवाले से हम इस अडेप्टिव मैनेजमेंट का भी पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे. And then how to scrutinize the collaborative and community-based planning methods. हमने अपने लास्ट लेक्चर में कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव को डिटेल से डिस्कस किया है और आज हम एक कोलैबोरेटिव पर्सपेक्टिव लेंगे कि जिसमें कम्युनिटी स्क्रूटनाइज करती है अपनी प्लानिंग मेथड्स को with the policy makers and with the political actors, dear students. And for that particular aspect, I would have been starting with you all in the form of putting you with different questions, and if you will be able to answer those questions, it would actually be providing you with the real understanding of these different law-based planning regarding the environmental issues. Number one, what is the policy cycle and how does it work? आपसे अगर इस बात के बारे में जो कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इस क्वेश्चन पे बेस में आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट डिटेल से दे चुका हूं, और अगर आप मेरे इस क्वेश्चन के जवाब में आपके जहन में कुछ इंस्टेंट रिस्पांस आ रहा है कि पॉलिसी साइकिल ये होता है और ये इस तरह फंक्शनल होता है, तो इसका मतलब ये है कि आज जो हम एनवायरमेंटल पॉलिसी के लॉ बेस्ड प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, आपको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस क्वेश्चन का आंसर करने की जवाब की फॉर्म में मौजूद है. Then our question number 2 would be like that: describe the path of a bill through Congress. When are riders and amendments attached? इसके बारे में आपसे हमारी डिस्कशन होगी. Then question number 3 is given here, like what are the differences and similarities between civil, criminal and administrative law. हम इसके बारे में भी कुछ बुनियादी बातें अपने और यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में करेंगे. Then we would have been discussing some of the major United States environmental laws कि जिनकी बेसिस पे पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो अप के तौर पे बेंचमार्क करके डिजाइन और डेवलप किया जाता है. हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में इन लास्ट 3 decades which were the environmental laws which remains into practice, and we will try to develop some understanding about that. Then why some international environmental treaties have come into picture and conventions been effective while most have not. Describe 2 such treaties. This is what which I'll be asking you even at the end of the discussion on the public policy aspect and different contents. Dear students, another aspect which will be justifying and will remain the objective of the study of this lecture number 2 would be a question regarding the concept of globalization. ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में हम पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग के हवाले से जो लॉज हैं, जो इसके लिए प्लानिंग प्रोसेस की जाती है, हम उन तमाम चीजों को भी डिस्कस करेंगे. एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन टू डिफाइन ग्लोबलाइजेशन and describe how it impacts environmental quality. Then what are the wicked problems,
why are they difficult? Then the other question is what is resilience? Why is it going to be very important? And then what is the collaborative community-based planning, and what is going to be the unique about the Dutch Green Plan? And this Dutch Green Plan is that some aspect which inshallah we will be discussing in some detail at the end of our today's lecture number 27. Now this environmental policy, dear students. Policy, as you all know, is a plan or statement of intentions either given in written or in stated form, और ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है either written or stated, यहाँ पे मैं आपको वो भी रिमाइंड करता चलूं कि रिटन स्टेटमेंट को हम फॉर्मल पॉलिसी कहते हैं, और अगर नॉन रिटन फॉर्म में एक वर्बल स्टेटमेंट की फॉर्म में है तो हम उसे इनफॉर्मल पॉलिसी के टाइटल से याद करते हैं. वेदर इट इज रिटन और वेदर इट इज इनफॉर्मल, it must be about a course of action or inaction intended to accomplish some end. All simple, dear students. If it is environmental policy, we will talk about environment perspective too, but in its independent standing. Policy is the name of written or stated policy, which would be the set of intentions or actions which must be meant for the accomplishment of some end results. So dear students, from here if we now try to develop our concept about the environmental policy will be taken as those official rules and regulations concerning the environment that are adopted, implemented and enforced. Adoption, implementation and enforcement are the three most important modules of any public policy cycle. You are already aware of it. Enforced by some governmental agency as well as general public opinion about environmental issue. So environment के इशू से रिलेटेड कोई भी जनरल पब्लिक का कंसर्न या गवर्नमेंट के लेवल पे जो कंसर्न या इशू रेस किया जाता है, जिसके लिए हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करके उसको अडॉप्ट करके एनफोर्स करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, ये हमारी एनवायरमेंटल पॉलिसी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स. Now if we continue our discussion on this environmental policy, it would be making you incorporate different policies makes about the environmental policies. Environmental policies would require you to bring into your serious consideration the ecosystem health policies. इकोसिस्टम में जो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, आपने एनवायरमेंटल पॉलिसी को फर्निश या फॉर्मुलेट या फाइनलाइज करने से पहले इन तमाम पॉलिसीज को भी अपनी कंसिडरेशन में लेके आना है. देन द ह्यूमन नीड्स पॉलिसीज. डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो एक हवाले से फोकस करती हैं अपनी फिजिकल नीड्स की सेटिस्फेक्शन को, सेफ्टी नीड की सेटिस्फेक्शन को, एंड एज पर मैस्लोज नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कि आप किसी ह्यूमन बीइंग को सिर्फ उस सूरत में मोटिवेट कर सकते हैं अगर उसकी ह्यूमन नीड्स जो कि बेसिक लेवल की हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो वो नेक्स्ट एडवांस लेवल की नीड की तरफ के जाएगा. उसकी फिजिकल नीड्स के बाद सेफ्टी नीड्स का लेवल है, सेफ्टी नीड्स के बाद उसकी सोशल नीड्स का लेवल है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. ये सारी की सारी नीड सेटिस्फाई करना ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब वो एक सेफ एनवायरनमेंट में ब्रीथ करता है, जब एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्चुअली उसकी हेल्थ के कंसर्न्स को सेफ गार्ड करती है,
उसकी लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को सेफ गार्ड और सर्टन और इंश्योर करती है फ्रॉम द प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड along with that, as far as the making of environmental policy is concerned, it must be based upon the current environmental policy must be based upon the sustainable economic policies. डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात याद रखें, मैं आपको यहाँ पे ये टिप देना चाहता हूँ कि चाहे एनवायरमेंटल पॉलिसी है या हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी है या एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है या वीमेन राइट्स से रिलेटेड पॉलिसी है या चाइल्ड लेबर से रिलेटेड पॉलिसी है, आपकी तमाम पॉलिसीज सिर्फ उस वक्त सस्टेनेबल होती हैं, आप उनसे डिजायर्ड एंड रिजल्ट सिर्फ उस वक्त अचीव कर सकते हैं जब वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होती हैं, जब वो इकोनॉमिकली डूएबल, फिजिबल एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल होती हैं. सो कीपिंग इन योर पर्सपेक्टिव द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर environmental policy would again be serving as an important ingredient for the policy development and its successful implementation, adoption and enforcement. Dear students, if we move from here onward, all these three perspectives of ecosystem health policies, human needs policies, and the sustainable economic policies would have been furnishing and providing you the data and providing you the foundation and providing you the research-based evidence for the formulation and the implementation of environmental policy. Dear students, now as far as the policy formation follows predictable steps are concerned, in this particular slide, from the point of view of the environmental policy, we would have been discussing them in some complete detail. Policy cycle, about which there would be a chance of putting you a question regarding the subject of public policy, it justifies you here this concept. Policy cycle is the cycle by which problems are identified. आप हमेशा याद रखें कि ये जो पॉलिसी साइकिल है, इस साइकिल का पहिया अपनी गर्दिश में जब आता है तो इसकी पहली मूवमेंट में सबसे पहले आपने प्रॉब्लम एट हैंड को आइडेंटिफाई करना होता है. And dear students, I can categorically remind you this aspect कि जब हम पब्लिक पॉलिसी के हवाले से शुरू के दिनों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक अहम चीज बताई थी कि एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम में या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी छुपे हुए होते हैं. अगर आप डिटेल से एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे और उस एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम की बेसिस पे यू विल हैव कम अप विद द डिटेल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम सो एज एन इट्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये आपको नेक्स्ट 2 स्टेप एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे. यानी कि अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की डिटेल के अंदर आपके पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इमर्ज होके आते हैं विच कुड बी द पॉसिबल ऑप्शन टू सॉल्व एंड टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. आप नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद व्हेन यू बिकम ब्लेस्ड विद द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस meant for that problem, आप इससे नेक्स्ट स्टेप में उन तमाम ऑल्टरनेटिव्स की इवेलुएशन करते हैं और उस इवेलुएशन की बेसिस पे आप अपनी चॉइस फाइनल करते हैं कि विच पर्टिकुलर सोल्यूशन इज गोइंग टू बी मोर फिजिबल,
from economics point of view, from its implementation point of view, from its adoption point of view, from its acceptability from the community point of view, and from the point of view of bringing some change and improvement at community level out of it. ये जो पॉलिसी साइकिल का फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करते हैं, ये आपको नेक्स्ट 3-4 स्टेप ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है. सो आई वुड बी रिकमेंडिंग यू स्ट्रांगली दैट वेन एवर यू हैव बीन पासिंग थ्रू द पॉलिसी साइकिल, always pay more and even most of your attention to the identification of the problem. And once you would have been identified your problem and then acted upon in the public arena, आपने उस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी सलूशन के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए एक्ट अपॉन करना होता है. आपने अपनी एक्शंस को प्लान करना होता है. आपने अपने उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करके उसको फॉलो अप बेसिस पे इवैल्यूएशन करना होता है. उसे राइट ट्रैक और राइट डायरेक्शन पे रखना होता है ताकि आप उसके साथ जो अटैच्ड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकें. Now, dear students, there are two different routes actually by which this cycle is carried out. ये जो पॉलिसी साइकिल है इसको कैरी आउट करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स हैं. बट चाहे इनमें से हम कोई सा भी रूट लें, पॉलिसी साइकिल के डिटर्मिनेंट सेम रहेंगे. यानी कि हम उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक अरीना के पर्सपेक्टिव में. The two routes which are available for this policy cycle, number one is policy economic interest groups and number two is the public interest group, dear students. Now if we talk about this policy cycle in little more detail, as I told you before, दुनिया भर में जहां भी कहीं पब्लिक पॉलिसी के हवाले से आप पॉलिसी साइकिल की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली बात जो आपने करनी है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. एंड लेट मी टेल यू फ्यू बेसिक थिंग्स हियर एज दिस पर्टिकुलर स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाई है, ये वर्ड निकला है डेफिनेशन से और डेफिनेशन जो है ये वर्ड निकला है डिफाइन से. और ये जो डेफिनेशन या डिफाइन का वर्ड है इट एक्चुअली डेवलप्स योर आइडेंटिटी. यहाँ पे परमिट मी टू गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल्दो आप मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपको इवन आपका इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत बेसिक लेवल की एक एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका, मेरा, हम सब का आइडेंटिटी कार्ड होता है. आइडेंटिटी कार्ड हमारे लिए हर वक्त अपने साथ रखना जरूरी होता है. ये हमारी पहचान और हमारा इंट्रोडक्शन होता है. और आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपकी और मेरी आइडेंटिटी कार्ड में हमारी ऑलमोस्ट हर तरह की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दी गई होती है कि मेरा नाम क्या है, मेरे वाले साहब का नाम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा इस वक्त परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस तक दिया गया होता है. और इवन अगर आपकी कोई जाहिरी शनाख्ती अलामत है, योर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड में दिया गया होता है. जिस तरह आपकी और मेरी आइडेंटिटी में मेरा मुस्तकिल पता,
मेरा इस वक्त का प्रेजेंट एड्रेस, मेरा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा कंप्लीट नाम, मेरे वाले साहब का मुकम्मल नाम दिया गया होता है और ये तमाम चीजें मिलके हमारी आइडेंटिटी डेवलप करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी आइडेंटिटी से द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन हैज इमर्ज्ड एक्चुअली। Identification of a problem is the first step of the policy cycle. So इससे क्या मुराद हुई कि आपने पॉलिसी साइकिल के फर्स्ट स्टेप में, जो कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम का स्टेप है, जो भी प्रॉब्लम है उसका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, उसकी कोई जाहिरी शनाख्ती अलामत, उसका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, उसका नाम क्या है, वो किसकी जनरेशन है, अगर ये सारी की सारी आप चीजें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में देंगे तो इससे आपके नेक्स्ट स्टेप, आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाते हैं। जिस तरह इस एग्जाम्पल में आपको पता चला कि आइडेंटिफाई करने के से मुराद ये है कि आपने उस पर्सपेक्टिव की ईच एंड एवरी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करनी है। अब इसी हवाले से मैं आपको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन इस टर्म ऑफ प्रॉब्लम की भी दे देता हूँ। पॉलिसी साइकिल का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई पे डियर स्टूडेंट्स हमने बात कर ली, ये प्रॉब्लम क्या होता है। कॉमनली हम इसके मतलब को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसलिए एक मिस्टेक कर जाते हैं। हमारे जहन में, शायद हो सकता है मैं इस बारे में गलत हूं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कॉमनली जब भी हम प्रॉब्लम का वर्ड यूज करते हैं तो हमारे जहन में इससे मुराद होती है सम डिफिकल्टी, सम हर्डल, सम ऑब्स्टिकल, some irritation, something unfavorable. But dear students, let me correct you on that. As per Oxford Dictionary, problem का मतलब है something unexpected, anything which you were not expecting. If you have to define it or if you have to give it a terminology, you can call that something unexpected is the meaning of the problem. और ये जो unexpected होता है ये हमेशा नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, ये हमेशा इरिटेशन कॉज नहीं करता, ये हमेशा आपके लिए ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट करता। समटाइम कोई एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना हो जाता है जिसमें आपके लिए ब्लेसिंग दी गई होती है, जिससे आपको कोई फायदा हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जिससे आपके लिए कोई विंडो ऑफ थिंकिंग या एक नई सोच की राह खुल जाती है। So identification of a problem, or in other words which have been given here as the first step of the policy cycle, identify problem. अगर आप आइडेंटिफाई की कंप्लीट मीनिंग को प्रोटोकॉल दे लेंगे और अगर आप प्रॉब्लम को सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये हमेशा किसी नेगेटिव चीज का नाम नहीं है, टेक्निकली प्रॉब्लम है समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो कि आपके लिए अदरवाइज बेनिफिशियल भी हो सकता है। जब भी आप इसको इस पर्सपेक्टिव में लेंगे तो आपके लिए मेंटल ग्रोथ की बेशुमार चांसेस डेवलप हो जाएंगे, आपके लिए अपने पॉलिसी साइकिल को रन करके एक बेनिफिशियल पॉलिसी डेवलप करना और इजी हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, on the basis of that, in the next step of your policy cycle, you have to set the agenda. Setting agenda means what is going to be the task at hand for your that particular engagement. Setting an agenda will be making you come up with the development of different proposals. आप क्या प्रपोज करेंगे,
इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, जिसको सामने रख के आपने अपना उस वक्त का एजेंडा सेट किया, उस सेट एजेंडा की बेसिस पे आप क्या क्या प्रोपोज कर सकते हैं, आपने कौन कौन से प्रोपोजल या उसके सलूशन या उसको एड्रेस और हैंडल करने के वेज एंड मेथोडोलॉजीज उस वक्त प्रोपोज करनी है. It will take us to the build sport aspect, which is the next aspect of this policy cycle. And once you would have earned this build sport, it will make you come up with the enact law or rule. इसको किसी भी रूल और लॉ की प्रोटेक्शन में लेके आ जाना जरूरी है, ताकि वो आपके लिए सस्टेनेबल हो, ताकि वो आपके लिए एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक डूएबल और सस्टेनेबल फिनोमिना के तौर पे इमर्ज हो जाए. द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी साइकिल इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी नाउ. आपने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की बेसिस पे एजेंडा सेट कर लिया, उसकी बेसिस पे आपने प्रोपोजल्स डेवलप कर लिए, उसकी बेसिस पे आपने स्पोर्ट बिल्ड कर ली, उसकी बेसिस पे आपने लॉ और उसको रूल के साथ इनेक्ट कर लिया. अब नाउ दिस इज द स्टेप इन योर टोटल पॉलिसी साइकिल टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी. Dear students, after the implementation of the policy, you have to go for the evaluation of the results of that policy which you have implemented actually. And then on the basis of this evaluation, you could suggest changes into the running of the next cycle of your public policy aspect. So from public policy cycle point of view, these are going to be the very important steps. You can take them as the stages of your policy cycle, but whether it is going to address any environmental issue, any other social or moral issue, any other administrative or legislative issue, policy cycle will always more or less be comprising upon these different steps or the stages of a policy cycle. Now if we talk about from the perspective of our beloved country Pakistan, policy cycle in Pakistan actually goes like that first of all you have to go for the collection of information. Policy information would be required by you about different aspects. On the basis of that policy, you always go for the decision making. But this decision making, if you find out the roots of that, it will be actually initiating from the first step of the policy analysis, which I told you before too. And policy analysis and evaluation would be the continuity of your one policy or the termination. On the basis of the identification of the problem, you actually would have been setting the agenda in which problem identification would again be given there. On the basis of that, you would have been addressing all for this particular cycle from the point of view of the stages of policy cycle. Even they are in practice in Pakistan regarding any particular policy making. So dear students, now as far as the environmental policy is concerned, from the environmental law perspective, we have to talk about that environmental law constitutes a special body of official rules. कि एनवायरमेंटल लॉ में हमने एक ऐसी स्पेसिफिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर देनी है जो कि स्पेसिफिक रूल्स, ऑफिशियल रूल्स के बारे में डिस्कशन करेगी, ऑफिशियल डिसीजंस उसमें होंगे एंड एक्शंस कंसर्निंग एनवायरमेंटल क्वालिटी.
ऐसे डिसीजंस और एक्शंस टेकअप किए जाएंगे जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को पर्सपेक्टिव में सामने रखते हुए टेकअप किए जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का पर्सपेक्टिव एनवायरनमेंट की इंटीग्रेशन के हवाले से इसमें आ जाएगा, एंड along with that you also have to bring into very serious consideration the ecological sustainability from the environment sustainability point of view. Mainly, there are three types of laws which are available. Number one, statutes laws are there, case laws are there, and then in the spot of those both of statutes and case laws, you always remain available with the administrative laws as far as environmental law making is concerned. Dear students, as far as now the first aspect of statutory laws from the point of view of the environmental policy is concerned, this one is the legislative branch, and under this legislative branch the federal laws in the form of statutes are enacted by Congress and must be signed by the president. यहाँ पे कांग्रेस के हवाले से हमने बात की है, लेकिन आप इसे पार्लियामेंट भी ले सकते हैं, इसे कोई भी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है आप उससे भी इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं. And what they used to do, they originate as legislative proposals which are called bills, usually drafted by the congressional staff, often in consultation with the representative of various interest groups. कि ये काम कैसे करते हैं कि असेंबली में या कांग्रेस में बिल पेश किया जाता है उस लॉ के हवाले से, और इस बिल की फॉर्मुलेशन में कांग्रेस का जो स्टाफ होता है, जो उस पार्लियामेंट का स्टाफ होता है, वो इन्वॉल्व होता है और वो ये काम इन कंसल्टेशन कर रहे होते हैं विद द इंटरेस्ट ग्रुप्स which might be present within the Congress or even outside the Parliament. Dear students, there is a convoluted path available to us which tells us that each bill is then referred to a committee or subcommittee for hearing and debate. कि जो भी चीज आप उस बिल में प्रोपोज करते हैं वो उससे कंसर्न कमेटी को फॉरवर्ड कर दी जाती है, जो उसके बारे में हेयरिंग होती है और डिबेट होती है. A bill that succeed in this full committee is reported to the full house or senate for a floor debate. अगर आपका ये बिल इनिशियल स्क्रूटनी हो जाती है उसकी उस कमेटी में, तो ये फुल हाउस में ओपन कर दिया जाता है फॉर डिस्कशन एंड डिबेट एज एन एजेंडा आइटम. The final bill goes to the president who may either sign it into the law or veto it. अगर आपके ये ओपन हाउस में फुल हाउस में भी डिस्कशन के बाद डिस्कशन इस पे फेवरेबल रहती है और इसे मार्क कर दिया जाता है अप्रूवल के लिए दी हेड ऑफ दैट कांग्रेस और द पार्लियामेंट, तब वहां जो प्रेसिडेंट होता है या हेड ऑफ द पार्लियामेंट और कांग्रेस जो होता है उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसको साइन करके अप्रूव भी कर सकता है, और अदरवाइज ही और शी कुड वीटो दैट पर्टिकुलर बिल टू. Now, dear students, legislators who cannot muster enough votes to pass pet projects through regular channels try to add authorizing amendments which are called riders. अगर किसी पर्टिकुलर चीज में आपको इशू है, पास नहीं हो रही, तो आप उसमें अमेंडमेंट्स भी प्रपोज कर सकते हैं. These riders are sometimes used by environmental forces even to roll back environmental protection and access to natural resources. So if we continue our discussion on this perspective, after that we becomes available with the case laws after the statutes. In case laws, it is going to be the judicial branch. The judicial branch of government
establishes enter law by ruling on the constitutionality of statutes and interpreting their meanings. यहाँ पे केस लॉज को इंटरप्रेट करके उनके लीगल मानी डेवलप किए जाते हैं, उनकी लीगल सेंटिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। और एज फार एज द एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज आर कंसर्न, criminal laws derives from those federal and state statutes that prohibit wrongdoings, that prohibit wrongs against the state or the society, such as arson, rape, murder and robbery. इस तरह के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंडर डिस्कस किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन 1975 the United States Supreme Court ruled that corporate officers can be held criminally liable for violation of environmental laws. आप यहाँ पे इसकी हार्शनेस को समझने की कोशिश करें कि यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल पास कर दिया फ्रॉम 1975 कि इवन अगर कॉरपोरेट ऑफिसर्स किसी भी तरह की एनवायरमेंटल राइट्स की वायलेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उन पे लीगल एक्शन जो है वो स्टैंड करेगा। Now then, in 1982, Environmental Protection Agency (EPA) created an office for criminal investigations regarding the environmental laws, and under Bill Clinton, prosecutions for the environmental crimes rose to nearly 600 per year, but fallen then by 75% under the government of George W. Bush. And the European Union has called for global environmental crime. Even on global perspective, European Union is more interested. The European Union has called for the Global Environmental Crime Intelligence Unit to investigate trans-border crimes like illegal logging and waste dumping. इवन वेस्ट डंपिंग के हवाले से जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के हवाले से एस्पेक्ट अंडर कंसीडरेशन आए, उस पे यूरोपियन यूनियन ने इस चीज को प्रोपोज किया कि एक ग्लोबल लॉ बना दिया जाए कि जिसमें अगर कोई मुल्क, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटिटी इस तरह के किसी एनवायरनमेंट के हवाले से नेगेटिव या डेंजरस एक्शंस में इन्वॉल्व है तो उनको अंडर लॉ जो है इन्वेस्टिगेट किए जा सके। Dear students, now as far as the civil laws are concerned, civil law has been defined as a body of laws regulating the relations between individuals or between individuals and corporation. हम लोगों के आपस में एज इंडिविजुअल्स अगर कोई जायदाद का तनाज़ा आ जाता है, कोई और मलकियत का तनाज़ा आ जाता है, कोई पैसे का लेन देन का इशू आ जाता है, या कोई और इस तरह का पहलू होता है, या अगर हमारा ये कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट इवन इंडिविजुअल होने के नाते किसी कॉरपोरेशन से डेवलप हो जाता है कि आप इंडिविजुअल होने के नाते किसी मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर के कंज्यूमर्स हैं, आप उनको उनका बिल पे करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से उस टेलीकॉम ऑपरेटर ने या कोई और एजेंसी जिसको आप पे करके उससे सर्विस ले रहे हैं, अगर आपकी सर्विसेज को इंटरप्ट करती है किसी रॉन्ग फुटिंग पे, तो इवन यू कैन टेक दैट कॉरपोरेशन टू सिविल लॉज as far as your protection of your own rights is concerned. Then in civil laws, issues such as property rights,
पर्सनल डिग्निटी एंड फ्रीडम आर प्रोटेक्टेड बाय सिविल लॉज। जो कि मैं आपको अभी बता रहा था कि सिविल लॉज में आपको आपके इन तमाम राइट्स के हवाले से प्रोटेक्शन अवार्ड की जाती है। एंड सिविल लॉज कैन बी डिसाइडेड on a preponderance of evidence basis, which makes civil cases easier to win than criminal cases. इसकी वजह से क्रिमिनल केसेस के मुकाबले में सिविल लॉज के हवाले से डिसीजन मेकिंग इजी भी रहती है और कंपैरेटिवली स्विफ्ट भी रहती है। नाउ सिविल जजमेंट्स बट कुड बिकम कॉस्टली टू as far as your personal dignity aspect is concerned. Now, dear students, there is another administrative law aspect from the executive branch. In the federal government, most executive agencies come under the jurisdiction of cabinet level departments such as agriculture, interior, or justice ministry. In 1994, President Bill Clinton issued Executive Order number 12898, which requiring all federal agencies to collect data on effects of pollution on minorities and to develop strategies to promote environmental justice, dear students. So administrative law actually deals with those particular aspects. Now, as far as a quick review of the list of United States environmental laws are concerned, NEPA was introduced in Congress in 1969. Then there was the United States Clean Air Act, which was passed in 1970. Then from this environmental perspective, United States Clean Water Act was also come into action in 1972, and then American Convention on Human Rights was come into power and enacted in 1988, dear students. Now, why international environmental treaties are mostly ineffective? कि ये ग्लोबल लेवल पे जो हम एक दूसरे ममालिक के साथ एनवायरमेंटल ट्रीटीज डेवलप करते हैं, ये ज्यादातर फेलियर क्यों इनको फेस करना पड़ता है? डियर स्टूडेंट्स, ओवर द पास्ट 25 years, more than 170 conventions and treaties have been negotiated to protect the global environment. कि पूरी दुनिया में पिछले 25 सालों में तकरीबन 170 कन्वेंशंस डेवलप हुई हैं जिनमें ये एग्रीमेंट किया गया कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के हवाले से काम होगा. The solutions generally rely on moral influence and public compliance actually. Then international agreements must be unanimous अगर आप इनको successful करना चाहते हैं. Most nations actually remained unwilling to give up sovereignty. This is another reason of the failure of those more than 170 conventions. And again, there is no central body that can enforce environmental laws on global basis. And I believe, personally I think, मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत जल्द हमें ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगी जो पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के हवाले से, एनवायरमेंटल पॉलिसी के हवाले से आइडेंटिफाई कर सके प्रॉब्लम्स को, सेट कर सके एजेंडा को, सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट और प्रोपोज कर सके और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका फॉलो अप कर सके कि जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए और जिसको पूरी दुनिया में ओबे किया जाए. Dear students, some treaties are effective too, and we would have been discussing the reasons of those successful treaties here. Some treaties incorporate innovative voting mechanism.
जब भी आप whether it is voting mechanism or whether it is some other perspective, जब भी आप इनोवेटिव पर्सपेक्टिव लेके आएंगे आपकी सक्सेस का चांस बढ़ जाता है डियर स्टूडेंट्स. Now trade sanctions can be another effective way to compel compliance with international treaties, and take the example of Montreal Protocol. Then there is another reason. Public opinion and non-governmental organizations can pressure sometime being by very helpful in the implementation of environmental treaties. NGOs की इन्वॉल्वमेंट के साथ जब भी आप इन ट्रीटीज की एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आपको एडिशनल सपोर्ट अवेलेबल हो जाती है. Dear students, now the aspect of globalization from the perspective of environmental policies is going to be another very important aspect. The revolution in communications, transportation, finances and commerce that has brought about increasing interdependence of national economies. ग्लोबलाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो इन एरियाज में सोफिस्टिकेशन की वजह से डेवलप हो गया कि हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत एडवांस और बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं. हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहले से ज़्यादा स्विफ्ट और स्पीडी और एफिशिएंट अवेलेबल हो गई हैं. इसी तरह the aspect of finance and commerce has become a global market indicator base oriented, जिसमें से जो जितनी मेहनत करता है वो उतना अर्न कर लेता है. इन तमाम चीजों की वजह से the concept of globalization has not only emerged, rather it has taken into its strong grip all perspective regarding environmental issues, regarding even health issues, regarding even administrative issues, and there is no more boundaries which could be effective like before, national boundaries. Before, if you even have to go for any trade type agreement or trade type activities among different nations as far as their boundaries are concerned, now it has become even more easier to cross the boundaries of the neighboring countries and even in the far away base countries as far as the development of your trade relations are concerned. Now, international cooperation is essential, dear students, for conserving resources and maintaining a healthy environment. इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. अगर आपने पूरी दुनिया के इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करना है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करना है और किसी भी तरह की उनकी डेड होने से उनको बचाना है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज गोइंग टू बी समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, एंड दिस इंटरनेशनल कोऑपरेशन will easily become available and will become highly meaningful for the whole world if the concept of globalization will enter into the picture here too. The Aarhus Convention of 1988, dear students, which is now ratified by 40 countries in Asia and Europe, enhanced the global environmental governance. ये एक इंतहाई अहम चीज है. अगर अभी एशिया और यूरोप में 40 countries are on the same page, very soon you would be seeing that this number has been risen to even 140 countries as far as the global and identical environmental governance perspective is concerned. Dear students, now if we talk about the wicked problems, environmental scientists
describe problems with no simple right or wrong answer as being wicked problems. It depends upon the way you take up that problem. It depends upon the way you actually respond to that problem. Wicked problems वो हैं जिनके बारे में theoretically, administratively, इवन एट सोशल लेवल अभी हमारे पास कोई एक पेट आंसर नहीं है इसका कि क्या ये सही तरीका है इसको सॉल्व करने का या क्या ये गलत तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक सिचुएशन में जब आप एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एक्शन को अप्लाई करते हैं तो वो उस सूरत हाल को एड्रेस करके सॉल्व करने के लिए सूटेबल होती है। लेकिन जब वैसे ही किसी सेम सिनेरियो में आप सेकंड गो में सेम कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देता। ऐसे प्रॉब्लम्स को जिनके बारे में हमें कोई कंक्रीट राइट या रॉन्ग आंसर अवेलेबल नहीं होता, वी कॉल सच प्रॉब्लम्स एज विकेड प्रॉब्लम्स। They cannot be solved by simple rules and regulations. They are more scientific work or appeals to ethics कि जिनके बारे में हमारे पास कोई सिंपल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ देयर सोल्यूशन शायद अवेलेबल नहीं होता। इस पे शायद हमें मजीद कुछ साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत होती है और साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ ये जो एथिकल पर्सपेक्टिव होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, बिहेवियर ऑफ कम्युनिटीज के, बिहेवियर ऑफ सोसाइटीज के, नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज के, ये उनको भी अपील करते हैं। Now then, different people come to different conclusions. This is actually be the real issue कि एक चीज के बारे में different लोग different तरीके से सोचते हैं, different individuals carry different perspective on the same phenomena, even if they share the same information about a wicked problem. कि अगर आप सबके पास एक ही सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन एक शख्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में और पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहा है, उसकी सोच और किसी पहलू को एड्रेस कर रही है, लेकिन दूसरा शख्स जिसके पास उस विकेट प्रॉब्लम के बारे में वही सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो ऑल टुगेदर 90 डिग्री एंगल पे चेंज पर्सपेक्टिव डेवलप करता है पहले वाले इंडिविजुअल से। एंड द बेस्ट सोल्यूशन comes from community-based planning and consensus building about that कि इन विकेट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जो सबसे बेस्ट फॉर द टाइम बीइंग सॉल्यूशंस होते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, इंडिजिनस सॉल्यूशंस होते हैं। हर कम्युनिटी अपने नॉर्म्स को, अपने कल्चर्स को, अपनी इंस्पिरेशंस को, अपनी मोटिवेशंस को, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट्स को सामने रखते हुए उनके कोई वेएबल या डूएबल ऑप्शंस उनकी सॉल्यूशन के फाइंड आउट करती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ एज फार एज द एस्पेक्ट ऑफ resilience is concerned, it is the ability of a natural system to recover from disturbance कि अगर किसी नेचुरल सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी उस डिस्टर्बेंस को ओवरकम कर लेने को रिजिलियंस कहती है। जैसे आज के लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल पहले भी कोट की थी, आपके आइडेंटिटी कार्ड को सामने रखते हुए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम की करेक्ट एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो पहली बात हुई है रिजिलियंस के हवाले से, मैं आपको एक बच्चों वाली एग्जांपल और कोट करूंगा इस चीज को समझने के लिए, और शायद ये एग्जांपल यहाँ पे रेलिवेंट हो भी सकती है और इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट भी है। The ability of a natural system to recover from disturbance, जैसे हम देखते हैं कि घरों में छिपकली होती है, दीवार पे लिजर्ड को हम देखते हैं,
और ये मेरा बचपन का मुशाहिदा है कि अगर किसी वजह से, किसी बच्चे की शरारत की वजह से, किसी और पहलू की वजह से अगर ये लिजर्ड की या छिपकली की जो दुम होती है ये कट जाए, और अगर आप इसको मजीद डैमेज ना करें, इसको आप छोड़ दें ये जहां जिस हाल में है, तो उसकी छिपकली की दुम से एक फुल फ्लेज्ड नई छिपकली इमर्ज हो जाती है। रिजिलियंस में आप अगर इस एग्जाम्पल को खाली रिलेट कर लें, ये डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है। जिस तरह उस कटी हुई दुम से एक पूरी छिपकली पूरी इमर्ज हो जाती है, रिजिलियंस भी वही एबिलिटी है जो किसी एक नेचुरल सिस्टम को किसी डिस्टरबेंस में जाने के बाद रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। रिजिलियंस कम फ्रॉम अडेप्टेशन टू स्ट्रेस, from survival of the fittest in a turbulent environment। कि ये जो टफ एनवायरनमेंट होता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ये आपको फिटेस्ट डेवलप करता है ताकि आप सरवाइव कर सकें डियर स्टूडेंट्स। रिजिलियंस आपको इस तरह बिहेव करने में हेल्पफुल होती है। देन एज मोर होमोजीनियस इकोसिस्टम डेवलप over a landscape scale, resilience decreases and it becomes more likely that the system will flip suddenly into a new regime. So this is how the concept of resilience is all about. Now, dear students, as far as the aspect of making collaborative and community-based planning is concerned, collaborative is a formal partnership created between two grantees having mutual desires. Collaboration को आप partnership भी समझ सकते हैं, and reasons to use collaborative approach as given here, which I will try to describe one by one to you all. Number one, to solve the wicked problems, and then people have more commitment to plans they have helped develop. They actually develop this partnership and this collaborativism that they really would like to work together to solve some problem. Then two heads are always better than one. जिस तरह हम उर्दू में एक एग्जाम्पल कोट करते हैं कि एक अकेला और दो 11, यानी कि अगर आप मिल के काम करेंगे तो दो अशखास की बजाय आप में एक्चुअली 11 अशखास की कुव्वत आ जाती है, एक अकेला और दो 11। इसी तरह यहाँ कोलैबोरेटिव अप्रोच इसलिए भी ऑप्ट की जाती है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है एज इट हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड एंड बिलीव्ड इन दैट टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन। Involving multiple stakeholders always enriches the whole process. Now, a good example of community-based planning can be seen in the Atlantic Coastal Action Program in Eastern Canada. You can find the detail of this particular ACAP program which happened in Eastern Canada on different websites available to you on Google. Dear students, now finally at the end of our today's lecture, if we talk about the Dutch Green Plan, it will be providing you with an insight of what we have discussed in our today's meeting regarding the formulation of environmental law and how policy cycle helps into the formulation and into the implementation and then into the adoption, reinforcement and the evaluation of that particular strategy and policy. As per Dutch Green Plan, among different national green plans so far, the most effective one is that of the Netherlands, which is called Dutch Green Plan. एनवायरनमेंट के हवाले से तमाम ममालिक ने जो अपने अपने ग्रीन प्लान्स डेवलप किए हैं, उसमें नीदरलैंड्स का जो ग्रीन प्लान है उसको बेस्ट समझा जाता है, और हम अभी ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
It contains 223 policy changes aimed at reducing pollution and then establishing economic stability. The principles of the plan are the standstill principle that says the environmental quality will never be deteriorated. Then abatement at resource and sources rather than cleaning up afterward. This policy of the Dutch Green Plan also plays very significant role in this Dutch Green Plan. The polluter pays means that users of a resource pay for the negative effects of that use. कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी रिसोर्स को यूज कर रही है और उसकी वजह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट की कॉस्ट उस रिसोर्स को यूज करने वाले को पे करना होगी, जिसे वो पोल्यूटर पेज कहते हैं. Prevention of unnecessary pollution and controlled waste disposal has been given there as one of the major characteristics of Dutch Green Plan from their policy point of view. Then motivating people to behave in a responsible manner. ये एक इंतहाई अहम एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट डच ग्रीन प्लान का. You have to make the individuals, the community people to realize the importance of the clean environment, pollution-free environment. If you would have been developing the sense of ownership among the individuals of any community about your any policy, whether it is environmental policy or whether it is health or some other policy, if the representative of community would have been owning that policy, the results will become far better from even your own expectations. Now, between 1980 and 1990, in that decade, emissions of CO2, NO2, NH3, and volatile organic compounds were reduced by even 30%. डच ग्रीन प्लान की इम्पोजिशन की वजह से ये जितने टॉक्सिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो एनवायरनमेंट में जाके एनवायरनमेंट की पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, दे हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 30% इवन इन वन डेकेड फ्रॉम 1980 to 1990. And by 1995, pesticides use had been reduced by 25%, which is again a very encouraging and healthy ratio from 1988 levels, and CFC's use had been virtually eliminated. This is again going to be another very strong characteristics of the application and the follow-up of Dutch Green Plan from the environmental policy point of view. So dear students, with that I thank you all, and what we have discussed in our today's meeting, let me give you a quick review or the summary of that. हमने अपने आज के जो लेक्चर नंबर 27 है उसमें एनवायरमेंटल लॉ और प्लानिंग पर्सपेक्टिव को फोकस करते हुए इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया, जिसमें हमें सबसे पहले ये पता चला कि जो पॉलिसी साइकिल है वो आपकी पॉलिसी चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चाहे किसी और पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, आपने पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में किसी भी एरिया की पॉलिसी डेवलप करने के लिए पॉलिसी साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स और स्टेजेस को एड्रेस करना होता है. पॉलिसी साइकिल में जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आज हमने डिस्कस किया, और आज आपको मैं ये भी कहता चलूं कि ये पहला स्टेप एक्चुअली पॉलिसी साइकिल की ड्राइवर है, ये ड्राइविंग सीट है
कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो कि पॉलिसी साइकिल का पहला स्टेप है। ड्राइविंग सीट पे ये पर्टिकुलर स्टेप विराजमान है। इस स्टेप ने ड्राइव करना है बाकी जितने भी स्टेप्स आपके पॉलिसी साइकिल के हवाले से या किसी भी पॉलिसी को डेवलप करने के लिए पॉलिसी साइकिल में एक्सरसाइज किए जाते हैं। ये जो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम का स्टेप था पॉलिसी साइकिल का, ये हमें डिफरेंट स्टेप से लेता लेता सेटिंग एजेंडा हुआ, फिर प्रपोजल डेवलप हुए, उनकी इवैल्यूएशन हुई, उसमें आपने डिसीजन किया, फिर उस डिसीजन के मुताबिक जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद पॉलिसी साइकिल में हमने उसका फॉलो अप और फीडबैक ली, और ये फीडबैक हमारे नेक्स्ट साइकिल ऑफ पॉलिसी साइकिल में इन कंट्रीब्यूट करके नेक्स्ट साइकिल के लिए तमाम लिमिटेशंस को रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। इसके पर्सपेक्टिव में, इस पॉलिसी साइकिल के पर्सपेक्टिव में आज के लेक्चर में हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी के हवाले से कुछ यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में बात की। पाकिस्तान में इस पॉलिसी साइकिल की एप्लीकेशन को भी हमने देखा कि इसी मैनर में होता है। हमने एनवायरनमेंट के डिफरेंट पहलुओं पे बात करते हुए एंड पे अप्रिशिएट किया डच ग्रीन प्लान को, जिसमें उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट के हवाले से पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे सिर्फ एक 10 साल के कलील अरसे में 1980 से 1990 तक के दौरान उनकी जो टॉक्सिक या ऑर्गेनिक या डेंजरस गैसेस जो कि एनवायरनमेंट को जाके पोल्यूट करती थी वो 30% तक रिड्यूस हो गई। और इसी तरह काफी कलील अरसे में उन्होंने 25% लेवल तक और भी रिडक्शन की एनवायरनमेंट के हवाले से पॉलिसी के रिजल्ट्स को कलेक्ट करने में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी पहलू को लेके चलते हुए हम पब्लिक पॉलिसी के हवाले से अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी बेपनाह दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।